हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ। इससे इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन ले लिए। इसमें जो क्वेश्चन है इसे इसके 35 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में डाला है। ये आपका यूजीसी नेट 2012 का क्वेश्चन है, पेपर थर्ड का। क्योंकि पहले जो होता था पेपर टू और पेपर थर्ड जो होता था आपके सब्जेक्ट का होता था, और पेपर वन जो कॉमन होता था वो अभी भी कॉमन है। तो पहले पेपर सेकंड यानी जो आपका पॉलिटिकल साइंस 50 क्वेश्चन होते थे, और पेपर थर्ड में 75 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके अपने सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन होते थे। तो मैंने पिछले क्लास में कराया था आपको 35 क्वेश्चन। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप उसे देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 36 से। और फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है किसके अंदर? तो मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे परामर्शदात्री अधिकार है, अपीलीय अधिकार है, मूल अधिकार है। तो इसे मूल अधिकार मतलब वो मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। मौलिक क्षेत्राधिकार को दो भागों में क्रमशः अत्यंतिक मौलिक अधिकार, एब्सोल्यूट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस, एंड समवर्ती मौलिक अधिकार, ठीक है। समवर्ती मौलिक अधिकार में मूल अधिकारों से संबंधित मामले आते हैं जिन्हें उच्च न्यायालय में भी सुना जाता है, अनुच्छेद 226 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने कहा है? मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने कहा है? तो लॉयड सुसेन और रुडोल्फ ने कहा है। लॉयड सुसेन रुडोल्फ ने भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था यानी डिमांड पॉलिटिक्स और कमांड पॉलिटिक्स, अगर आपको हिंदी में ना इंग्लिश में ही पूछ लिया जाए, हिंदी ही लिख के पूछे डिमांड पॉलिटिक्स और कमांड पॉलिटिक्स, किसने बोला भारतीय राजनीति को? तो के बीच संघर्ष का काल माना है मांगजन्य। राजनीति के अंतर्गत राज्य के विभिन्न प्रकार के मांगजन्य समूहों के विभिन्न दबावों को वहन करना पड़ता है, जैसे विद्यार्थी एवं किसान के दबावों को। लॉयड एवं सुजन रुडोल्फ के अनुसार भारतीय राज्य एक केंद्रीकृत राज्य है और भारतीय राजनीतिक वर्ग राजनीतिक से रहित है। इंडियन स्टेट इज अ सेंट्रलिस्ट स्टेट एंड द इंडियन स्टेट इज द डिवॉइड ऑफ क्लास पॉलिटिक्स। अगले क्लास अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक क्या है? एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी ऑफ 50 years 50 पर्सपेक्टिव। ठीक है, 2008 में। इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ द इंडियन स्टेट, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशंस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये सारी बुक इसकी है। आगे है, जाति आधार आरक्षण को माना जाता है, तो इसको सकारात्मक भेदभाव माना जाता है। आगे है, राजा धरे और नाम देवधस किस दलित आंदोलन के नेता थे? तो ये थे दलित पैंथर के। क्या? राजा धरे और नाम देवधसल, दलित पैंथर। तो राजा धरे और नाम देवधसल दलित पैंथर नामक दलित आंदोलन के नेता थे। दलित पैंथर आंदोलन का जन्म महाराष्ट्र में 1970 के दशक में हुआ था। इस आंदोलन के अगुआ नेताओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नामदेव धसल एवं उपन्यासकार जेवी पवार भी शामिल थे। दलित पैंथर आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव और शोषण के खात्मे के लिए सक्रिय ब्लैक पैंथर बीपीपी से प्रेरित था। दलित पैंथर आंदोलन के संस्थापक नेताओं में अरुण कांबले का नाम भी उल्लेखनीय अग्रणीय है।
क्वेश्चन नंबर हमारा है 40। लॉयड सुजेल रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमॉर्कस पॉलीमॉर्फस माना। इससे क्या अभिप्राय? इससे अभिप्राय विभिन्न रूपों और अभिविन्यासों के व्यक्ति। ऑप्शन ए। लॉयड और सुजेन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमॉर्फस कहा है, जिसके अनुसार दैवीयता की हिंदू अवधारणा के अनुसार ही भारतीय राज्य विभिन्न रूपों एवं अभिविन्यासों का परिणाम है। लॉयड सुजेन रुडोल्फ भारतीय राज्य में विविध रूपों जैसे उदारवादी या नागरिक राज्य, पूंजीवाद राज्य एवं समाजवादी राज्य में देखते हैं। अगला है पॉलिटिक्स इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक तो प्रणव वर्धन है। ऑप्शन सी। अगला है स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? तो ये निहित की जानी चाहिए राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी। अगला है और राज्य निर्वाचन आयोग का है 243K में, जो पंचायत राज से रिलेटेड जितने आर्टिकल है उसमें 243K में है। अगला, भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। दूसरा कथन है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियां निहित है। तो अच्छा ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होते हैं बट वास्तविक नहीं होती है, तो दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ए होना चाहिए। दोनों सही है बट सही एक्सप्लेन नहीं करा, उसके एक दूसरे की बातें नहीं कह रही है। लेकिन इसमें आंसर जो ये आपका यूजीसी नेट का ही है, तो मतलब एग्जाम में आंसर ए को माना है। ठीक है, ये PYQ है आपकी यूजीसी नेट का, तो ऑप्शन ए माना है उसका आंसर। अगला है मुस्लिम लीग का उद्गम, लखनऊ समझौता, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रवर्तित द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। इसको आपको मैच करना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का कब हुआ था? 1906 में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। तो हमें ए में सेकंड लगाना है और बी में थर्ड। ए में सेकंड और बी में थर्ड, तो हमारा सेकंड आंसर आ गया। बाकी भी हम कर लेते हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 28 में आया था और उन्होंने द्विराष्ट्र की मतलब कब किया था? 1940 में। तो मार्च, मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में हुए मार्च 1940 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को सही क्रम में सजाइए। जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा, वेंकट। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला ही हम पहले रखेंगे, उसी से आपका हो जाता। तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, फिर थर्ड, शंकर दयाल शर्मा। आगे है संगठनात्मक सिद्धांतों के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों में ध्यान दीजिए। पहला है संगठनात्मक सिद्धांतों को बनाते हुए गुलिक फेयोल ने 14 सूत्री से प्रभावित था। उर्बिक प्रशासन के मंतव्यों में कमेटी के प्रयोग के संबंध में चेतावनी देता है। गुलिक कार्य विभाजन के आधार को कोई महत्व नहीं देता है। फेयोल का आदेशों की एकता के सिद्धांत में विश्वास है। तो इसका फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हो जाएगा। आगे है फेडरिक हर्जबर्ग, अब्राहम मास्लो, फेडरिक रिक्स, MP फॉलेट। ठीक है,
तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ पर्सनल मोटिवेशन, हाइजीन अप्रोच। तो हाइजीन अप्रोच वाले हो जाएंगे आपके ए में थर्ड ए से ही आ जाएगा हमारा, बट हम सारा मैक्स करेंगे। अब्राहम मास्लो का के नीड हायरार्की सिद्धांत। फिर है रिक्स का है आपका वो दी एग्रीस्टेल ऑफ क्लैट क्लैक्ट्स। और फिर डी का हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। आगे है क्वेश्चन नंबर 48। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वैध सिद्धांत का आदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये है, यह मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक होना चाहिए, ये नहीं है। क्या है ये देखते हैं। यह संगठन के मंतव्य के अनुकूल होना चाहिए, यह बुद्धिगम्य होना चाहिए, इसे व्यवहार्य होना चाहिए। तो ये सी हो जाएगा। मूने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों का दिया जाना चाहिए। तो प्रत्यायोजन ऑप्शन बी। अगला है मूने के अनुसार उच्च अधिकारी को, ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50। किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया, यह क्रियाोन्मुखी, उद्देश्योन्मुखी और प्रशासनात्मक पद्धति है? तो एडवर्ड विडनर ने किया था ऐसा। डी डेविड नकमियास एवं डी एच रोजेनब्लू के अनुसार निम्नलिखित में से सहभागिता अधिकारी तंत्र का तत्व नहीं है। तो कौन सा तत्व नहीं है? उन्हें राजनीतिक स्वेच्छाचारिता से बचाने के लिए सिविल सेवा संघ बनाना। तो ये हो जाएगा ए। आगे है निम्नलिखित में से किसने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा दी है? तो ये दिए चेस्टर आई बर्नार्ड, जोन ऑफ इंडिफरेंस। अगला टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा पक्षधर है, किसकी है? सामंजस्य और सहकारिता, सामंजस्य और सहकारिता ऑप्शन सी। निम्नलिखित कमेटी में किसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की? तो ये अशोक मेहता है। अशोक मेहता समिति 1977 में, ठीक है ये तो चलो कोई। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय चौकसी आयोग की स्थापना, केंद्रीय चौकसी आयोग या क्या उसको बोलेंगे, सतर्कता, देखो सतर्कता आयोग तो 64 में हुआ था, संथानम कमेटी की अध्यक्षता में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह के अभी भी काफी फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस विषय वाले। जो निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कृपलानी समिति, संथानम समिति, टेकचंद समिति, विवियन बोस समिति। तो संथानम, कृपलानी, अब सबको हम डेट ही बता देते हैं आपको। देखो टेकचंद समिति 1949 से 52, कृपलानी समिति 53, विवियन बोस समिति 62 और संथानम में 62 से 64। अब बक्सी टेक चंद की अध्यक्षता में स्पेशल पुलिस इंस्टेब्लिशमेंट इंक्वायरी समिति का गठन किया गया 1949। आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में रेलवे करप्शन इंक्वायरी समिति का गठन किया गया। भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति का गठन 62 में किया गया था, रिपोर्ट 64 में दिए थे। डालमिया जैन समूह के केंद्रीय वित्त जांच हेतु भारत सरकार ने न्यायमूर्ति बोस की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था 56 में, जिसने 62 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, विवियन बोस। अगला है निम्नलिखित कमिश्नर्स किस कमेटी की सिफारिश थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो, ब्लॉक स्तरीय योजना हो? तो दंतेवाला कमेटी, ऑप्शन डी। तो 1977 में योजना आयोग ने प्रोफेसर एल दंतेवाला की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय योजना के लिए संस्थानिक एवं अवधारणात्मक फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया। ब्लॉक स्तरीय योजना पर योजना आयोग ने एक अन्य समिति का गठन किया 1978 में। यह समिति अजीत मजूमदार की अध्यक्षता में गठित की गई। इन समितियों की संस्तुति के आधार पर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP की शुरुआत हुई 1978 में की गई। यह ब्लॉक स्तर पर चलाई गई योजना थी।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण का तत्व नहीं है? उदारीकरण का स्टेटिसिस, ऑप्शन डी। अगला है, भारत में जुलाई इतना में, ठीक है, ओम बुड्समैन का संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये स्वीडन में, ऑप्शन सी। अधोलिखित कथनों में देखिए क्या है, उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए फॉलेट कहते हैं कि प्रबंध करने वालों और जिनका प्रबंध किया जाता है के बीच अंतर लुप्त हो रहा है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति कार्य को अन्य कार्यों के अंतर आश्रित जानकर देखा जाए। तो इसका हो जाएगा आपका, दोनों सही है बट सही स्पष्टीकरण नहीं, ऑप्शन बी। अगला है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? तो ये थे वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन। सैमुअल पी हंटिंगटन, जोसेफ नाई, सुजन स्ट्रेज, इमेनुअल वॉलस्टीन। तो देखो, हंटिंगटन का हो जाएगा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और फिर हो जाएगा सॉफ्ट पावर, हो जाएगा जोसेफ नाई, वर्ल्ड सिस्टम हो जाएगा सुजन स्ट्रीट ऑफ द स्टेट। तो इसका हम देख लेते हैं, ए में थ्री तो हमारा एक से तो नहीं आता, ए में थ्री। देखो हमें देखोगे, सॉफ्ट पावर जोसेफ नाई है, सुजन स्ट्रेट का स्ट्रीट ऑफ द स्टेट, एमएल द वर्ल्ड द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। सबका डेट याद रख, देखो 1996 में था, सॉफ्ट पावर 2004, ये इसको भी नहीं, चलो ठीक है। अगला है 63, ब्रुटेन वुड समझौता के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, ऑप्शन सी। आगे है, बहुत से यथार्थवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है? तो राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनकर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नाभिकीय युद्ध नीति के क्षेत्र में MAD क्या अभिप्राय है? तो ये म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, म्यूचुअल इंश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, एक मिनट, ये वाला म्यूचुअल एश्योरेंस डिस्ट्रक्शन शब्द का प्रयोग 1962 में डोनाल्ड किसने किया? डोनाल्ड ब्रेनन ने किया था। ठीक है, आगे, यह किसका कथन है, युद्ध एक प्रकार की विदेश नीति होता है? ये है कार्ल वॉन क्लाजेवियर्स का, कार्ल वॉन क्लाजेवियर्स का, युद्ध एक विदेश नीति है। गुटनिरपेक्षता जो भारत की विदेश नीति है से अभिप्राय है, स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे को अपने राष्ट्रीय हित में देखना, ऑप्शन सी। आगे है, भारत वैश्विक स्तर पर परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए तथा क्षेत्रीय स्तर पर वास्तविक न्यूनतम हानि के लिए है। कारण है, भारत की विदेश नीति द्विलक्षीय है। ऑप्शन ए दोनों सही है, सही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन 69, भारत के विदेश मंत्रालय में निम्नलिखित मंत्रियों का सही क्रम बताएं। भारत के विदेश मंत्रालय में मंत्रियों का, ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा, सबसे पहले है स्वर्ण सिंह, फिर हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी, फिर तीसरे पे हैं प्रणब मुखर्जी, SM कृष्णा। तो भारत के विदेश मंत्रालय के मंत्रियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है, स्वर्ण सिंह बने थे 64 में, 66 में भारत तक विदेश मंत्री रहे हैं, फिर है 1970 से 64 तक भारत संबंध, अटल बिहारी 77 से लेकर 79 तक, फिर प्रणब मुखर्जी 95 से लेकर 96, एवं 2006 से लेकर 2009, कृष्णा है 2009 से लेकर 2012। ठीक है, ये 2012 का ही क्वेश्चन है, तो रिसेंट वाला पूछ लिया था तो भी देखो क्वेश्चन का लेवल बताती हूँ कैसा था। अगर रिसेंट वाला पूछ लिया था उस समय तो भी लगाया जा सकता था, क्योंकि इसमें रिसेंट वाला नाम क्या है, दो जगह था ना, नहीं एक,
हाँ, दो में आपको कंफ्यूजन था। पहला तो पता होगा, हाँ ये दोनों, हाँ उससे जस्ट पहले प्रणब मुखर्जी बने थे, तो वो भी ध्यान रहना चाहिए। देखो इसलिए उतना टफ क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन आपको रिसेंट का थोड़ा पता होना चाहिए। आगे है, और विदेश मंत्री, अगर आप न्यूज़ से कनेक्ट रहोगे तो ये सब का नाम तो आ ही जाता है। इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है, क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया, क्या परिभाषित किया गया है कि भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 71। यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्र, आर्थिक, सामाजिक और अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। सी। आगे है, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल। ठीक है। भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था। तो भारत श्रीलंका के समझौते का मुख्य प्रयोजन क्या था? सिंहली और तमिल के बीच सजातीय विषयक संघर्ष समाप्त करना। तो सी। ठीक है। एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फोरम, तो क्या सत्य है ना? तो ये क्षेत्रीय समूहों के प्रति अपेक्षाकृत सामान्य प्रवृत्ति का भाग है। विश्व के आधे से अधिक जीडीपी इनके पास है। सदस्य राज्य जिन्हें सत्ताधारी शासन उपयुक्त सभी है। आज के क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, नहीं ये कर लेते इतना में। अच्छा, फोरम की स्थापना कब हुई थी? ए एपेक का ये इन 1989 में। इसमें अभी कितने देश हैं, अब ये देख लेना। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध कोल्ड वॉर के प्रति यूएस दृष्टिकोण मूल रूप से किसमें स्पष्ट किया जाता है? तो ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 75 का ये लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। नेक्स्ट क्लास में हम 2011 का क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। जो भी प्रिपरेशन करें, यूजीसी नेट अगर आपने भरा होगा तो जनवरी में एग्ज़ाम भी है, अगर उसके प्रिपरेशन के उसकी पीवाईक्यू भी मैं लेकर आ रही। साथ ही साथ अभी मेरा आईआर के भी चल रहा है, मैं इधर कुछ दिन से नहीं डाल पाई हूँ, तो देखूंगी डाल, क्योंकि अब नज़दीक आ गया तो मैं सोची जितने से ज़्यादा आपको पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँ तो आपको काफ़ी हेल्प करे, क्योंकि साथ में मैं एक्सप्लेन भी करा दे रही हूँ, तो उससे इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।